Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of April 2024. तो गाइस आज है तारीख 2 अप्रैल 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बेल्जियम को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला यहाँ पर बोलता है जो अजंता केव है लाई इन द गॉर्ज ऑफ वागोरा रिवर। सेकेंड स्टेटमेंट बात करता है सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। बेसिकली आपने बताना है यहाँ पर इनमें से किसकी करेक्ट लोकेशन एग्जैक्टली स्टेटमेंट में है। थर्ड स्टेटमेंट बात करता है पांडू लेन केव श्राइन्स लाइज इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। देन डी है अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। तो कहाँ पर क्या एग्जैक्टली लोकेटेड है, ज़रा ध्यान से सोच समझ के आप इसका आंसर दे सकते हो। सभी को इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। और ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों सभी अखबारों के अंदर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। इवन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अभी यहाँ पर ट्विटर पर ये पूरा डिटेल्स भी शेयर कर दिए हैं। डिटेल्स एग्जैक्टली हैं क्या, भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये अभी तक सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर देखने को मिला है। अगर पिछले कुछ सालों को कंपेयर करेंगे तो इंडिया ने जितने भी हथियार बनाए इनमें से बहुत सारे हथियार अलग अलग देशों को बेचे। तो वो जो बेचा है, हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो दोस्तों ऑल टाइम हाई यानी 21,000 करोड़ रुपए का अब की बार देखने को मिला। ये लेटेस्ट डेटा हमारे सामने आया है। ये बात खुद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ट्विटर पर पोस्ट की है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर दोस्तों हम कुछ प्रीवियस डिटेल्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 2024 के इस फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ आई है वो है 32.5% की। यानी पिछले साल से अभी तक 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि अब की बार हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है डिफेंस के मामले में। तो ये जो हथियार एक्सपोर्ट करे हैं ये एग्जैक्टली हमने 21,083 करोड़ रुपए के करे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया अपने सेल्फ रिलायंट की जो ये पूरी जर्नी है उसको पूरा कर पाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि आपको पता है हमने एक टारगेट बनाया है आत्मनिर्भर भारत बनने का, जो अलग अलग देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। अच्छा, अब डिपेंडेंसी से यहाँ पर एक चीज़ याद आई, हम एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूल सकते। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हाल ही में एक सिपरी की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले कौन कौन से देश हैं, आर्म्स इंपोर्टर। तो आर्म्स इंपोर्टर में भी इंडिया टॉप पर है। ठीक है, यानी कि इंडिया यहां पर भी बहुत ज़्यादा आगे है। यानी कि अभी हम हथियार बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं अलग अलग देशों से। तो ऐसा नहीं है हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, अभी भी हम ज़रूरतें अलग अलग देशों से परचेज करके कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी अचीवमेंट हमने देखा है, इस अचीवमेंट से साबित होता है आने वाले समय पर इंडिया की ग्रोथ और बड़े लेवल पर होगी। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, अलग अलग देशों को, अलग अलग मार्केट को एक्सेस कर चुका होगा भारत। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट की है, ध्यान रखिएगा। जो मैंने अभी आपको बताया सिपरी की रिपोर्ट, ये इंपोर्ट की बात की जा रही है। तो इंडिया इंपोर्ट तो कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में बात करेंगे तो पहले के कंपैरिजन में धीरे धीरे कई सारे सुधार हम लोगों ने देखे हैं। अब वो सुधार दोस्तों मैं आपको एक डेटा के बेसिस पर बताता हूँ। ये डेटा है जिसमें बताया जाता है 2016-17 में जो इंडिया में पूरा डिफेंस का प्रोडक्शन हुआ, जो उत्पादन हुआ था, वो 74,121 करोड़ रुपीज़ का हुआ।
लेकिन इसमें से हमने एक्सपोर्ट कितने का किया? एक्सपोर्ट केवल 1521 करोड़ का किया था। और ऐसी आप जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते देखोगे तो प्रोडक्शन बढ़ता रहा, एक्सपोर्ट भी बढ़ता रहा। और सबसे पहली बार 10,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट हमने किया था वो 2018-19 में किया था, अपने आप में हमारे लिए टारगेट था। फिर 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमने 2019-20 में किया। नाउ फाइनली अब इस पर्टिकुलर ईयर में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 21,000 करोड़ का पहुंच चुका है। और अगर हम इसको और पास्ट एनालिसिस करें तो दोस्तों एक समय पर भारत केवल 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करा था। तो 600 करोड़ से 21,000 करोड़ तक की जर्नी तो अभी यहाँ पर तय हो चुकी है। बट अभी एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज है वो हम देख सकते हैं। बाकी हमारा टारगेट है कि जो अगला साल होगा उसमें हम 35,000 करोड़ तक का जो एक्सपोर्ट है वो कर सकें। वैसे हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट और है कि आने वाले समय पर भारत जल्द से जल्द $5 बिलियन का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो करेगा, हथियार यहाँ पे अलग अलग देशों को बेचेगा। अब इस जर्नी में ऑब्वियस सी बात है हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा अलग अलग देशों को पसंद आ रहे हैं, जिसमें वो दिलचस्पी ले रहे हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में अगर आप देखोगे LCA तेजस हो गया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैट तेजस हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, ऐसे कई सारे और भी वेपन्स आपको नजर आएंगे। मिंट की रिपोर्ट है, मिंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है इंडिया जो है ये खुद के बनाए हुए जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं या खुद के बनाए हुए जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनको 85 से ज़्यादा देशों में ऑलरेडी यहाँ पर कह सकते हो कि शोकेस कर रहा है, वो यहाँ पर उनको बेच रहा है। हमने ऑलरेडी इतने देशों को एक्सपोर्ट कर दिया है और आने वाले समय पर ये एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल्स हो गई, टॉर्ड आर्टिलरी गन्स हो गए, है ना, इनको भी ज़्यादातर कई सारी जो कंट्रीज़ है वो इंडिया के नए नए वेपन सिस्टम के अंदर अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं, तो इंडिया उनको भी यहाँ पर बेच रहा है। तो ये डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। आने वाले समय पर एक और डिटेल आर्टिकल आएगा, कोई एडिटोरियल आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैं वहाँ पर भी बहुत डिटेल से आपके सामने एनालिसिस लेकर आऊँगा। बाय द वे आज का जो ये पूरा एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनिएगा। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल चर्चा में है, बहुत सारे आर्टिकल हैं और सभी चुन चुन कर एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, अब दोस्तों यहाँ पर ये द हिंदू का जो आर्टिकल है, इसी आर्टिकल को हमने सारी डिटेल्स निकाल कर यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, जिसका प्रॉपर नोट्स बना पाओगे। वैसे नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ग्रुप में आपको एक PDF दिया जाता है। वो जो PDF है वो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर रहता है ना, डेट वाइज पड़ा रहता है। तो जैसे आप स्टोर वगैरह करते रहते हो ना PDFs, उनको फिर बाद में ढूंढना है ना, सीक्वेंस में लगाना, वो सारी दिक्कतें खत्म। भाई ग्रुप में सारा कंटेंट करंट अफेयर का प्रेजेंट है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं दोस्तों। काम आपका बेहद आसान हो जाएगा। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इतने अमाउंट में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा। खुद आपको महसूस होगा मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है यार, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। और पेमेंट के प्रोसेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और ऑप्शन, डेमो वीडियो का लिंक। एक पूरे डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा जिसको आप चेक करिएगा कि भाई मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। सब कुछ वहाँ पे दिखाया गया है कि भाई क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है ग्रुप में। अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना, सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी प्लीज़ यार एक काम तो कर ही सकते हो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्लीज़ से प्रेस कर दो यार। 5000 लाइक्स का हमारा डेली बेसिस पे टारगेट होता है जिसको अचीव करवाना है और जल्द से जल्द अचीव करवा दिया करो। चलिए आगे आते हैं। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से पेपर से लिंक करेंगे, GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन में डाल दो दोस्तों। इसे बात हो रही है कि आज अगर हम अपने पॉलिटिक्स को देखें, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, MLAs देखने को मिल जाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जितने भी नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर चल रही हैं देश के अंदर में, उनमें दोस्तों एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आती है। कॉमन क्या है, ज़्यादातर जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो वो तो आपको पता ही, कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ देखो पता ही है यार, भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राइम कर चुके हैं, वो
सब अभी पॉलिटिक्स में उतरे हुए हैं, वो अब यहाँ पर नियम बना कर दे रहे हैं जो खुद क्राइम कर चुके हैं, है ना। ये रिपोर्ट है एडीआर की रिपोर्ट। आइए चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट का क्या है कहना, क्या है सुझाव, एक एक करके बहुत बेस्ट तरीके से मैं आपको पॉइंट्स प्रेजेंट करूंगा। दोस्तों इस आर्टिकल को आप देखना और इस आर्टिकल को किस तरीके से एनालाइज किया गया है इसको देखना। अब आपको सर पूरा आर्टिकल क्यों नहीं लगा रहे, तो आर्टिकल लगाने के लिए कॉपीराइट इशू आपको पता होगा, रिसेंटली बड़े बड़े चैनल्स को कॉपीराइट स्ट्राइक मिल चुका है। मुझे तो बहुत पहले मिल गया था, पिछले साल जब मैं आर्टिकल से लगा रहा था। बीच बीच में कभी कभी लगा देता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी डर की वजह से मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर आप पूरा आर्टिकल लगाओ। पूरा आर्टिकल जो भी लगा रहा है चैनल चला जाएगा। अभी रिसेंटली बड़े बड़े चैनल्स को स्ट्राइक्स आए हैं, मेरी बात भी हुई है, कॉल भी हुई है, उनसे बातचीत भी हुई है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या इसका सोल्यूशन, मैंने कहा कोई सोल्यूशन नहीं भाई, मैंने तो चेंज किया है पूरा मामला, है ना। लेकिन चेंज करते ही मैंने इसकी क्वालिटी के ऊपर भी काम किया है, क्वालिटी को और बढ़ा दिया है पहले के कंपैरिजन में। आप लोगों को भी इसके बारे में पता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सारी बातें साइड में करते हैं वरना टॉपिक से भटक जाएंगे। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है ना, यह है एडीआर की, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इनका कहना यह है कि आज जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठते हैं उनको बोलते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल सी बात है। तो 44% सिटिंग एमपीज के ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और दूसरी बात, उन एमपीज में से 5% ऐसे एमपीज है जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स नहीं, बिलियनियर्स, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास में देखने को मिल जाती है। कहोगे इसमें नई बात क्या है, पता है ना। अब आइए अब किसको बात करते हैं। बोला यह जा रहा है कि जो ये 44% आज एमपीज प्रेजेंट हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनमें से 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हैं जिनके ऊपर में कह सकते हो आप, मतलब क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, है ना कोई अपराध का चार्ज लगा हुआ है। वो सभी लोग आते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से। और जो ये सिटिंग एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, इनमें से 29% ऐसे एमपीज हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। दोस्तों सीरियस मतलब किसी के ऊपर में मर्डर का इल्ज़ाम लगा हुआ है, किसी ने मर्डर करने की कोशिश की उसका इल्ज़ाम लगा हुआ है, वेमेन के अगेंस्ट क्राइम किया है उसका इल्ज़ाम लगा हुआ है। वही लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स में बैठकर लॉज बना रहे हैं हमारे लिए। चलिए आगे आते हैं। अब इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जब कोई क्रिमिनल पॉलिटिक्स में एंटर कर जाए, इसी टॉपिक को बोला जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये सभी जगह पर चलता है, तो नो डाउट इंडिया कैसे पीछे रह जाएगा, सभी जगह पर आपको, सभी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर क्या है मकसद, जो क्रिमिनल्स हैं, खुद यहाँ पर रूल तोड़ने वाले लोग हैं, वही यहाँ पर पॉलिटिक्स में आके हमारे लिए रूल बना रहे हैं। करप्ट इंडिविजुअल्स आपको इस पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिल जाते हैं, उसी को क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोला जाता है। सभी नहीं, कुछ प्रतिशत, जो मैंने अभी आपको बताया, परसेंटेजेस के ऊपर भी ध्यान देना, सभी नहीं है ये, ठीक है। कहीं यहाँ पर कहो कि यार ये क्या चल रहा है। अब बात आती है रीजंस की, इसके पीछे मेन कारण क्या है। कई सारे कारण है दोस्तों। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और क्रिमिनल्स हैं, इनका लंबा कनेक्शन है, अपने आप में ही कनेक्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, जो हमारे इलेक्शन के प्रोसीजर्स होते हैं, भाई इलेक्शन में कौन खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, है ना, क्या नियम होने चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। लॉज और रूल्स, इन सब चीज़ों की कमी है इस पूरे इलेक्शन के प्रोसीजर में, इस वजह से हर कोई व्यक्ति एंटर कर पा रहा है। तीसरी चीज़, मनी पावर, मसल पावर। ये अगर किसी के पास में है मनी पावर, तो वो वोट को तुरंत खरीद लेगा। ये फोटो बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे खूब पैसा रखा है, शराब रखी है, भाई यही सब देकर लोगों से वोट लेकर अपने आप को सरकार में उतारा जा सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे कितने भी क्राइम के हों, बट मनी पावर अपने आप में अलग है। समझ गए। तो ये रीजंस हैं कि भाई क्या कारण है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों अगर कारण है तो इसका असर क्या हो रहा है, जरा ये भी बताओ, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा, हम लोग हमेशा बात करते हैं जो इलेक्शंस होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, साफ सुथरे, लेकिन क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे कई सारी फ्रीबीज वगैरह प्रोवाइड करवा के लालच देके यहाँ पर वोट लिया जा रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर सही नहीं है। देन दूसरी चीज़ आती है इसका जो असर, ऑब्वियस ही बात है, जब क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे तो बहुत सारी करप्शन और इंक्रीज होगी, घूसखोरी इंक्रीज होगी, है ना, पब्लिक जो फंड है उसका गलत इस्तेमाल होगा। ऑब्वियस ही बात है, सब टैक्स ही तो जा रहा है गवर्नमेंट के पास में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी अगर आप देखोगे तो कहोगे इसको कोई रोकने वाला नहीं है क्या? किसी क्रिमिनल को पॉलिटिक्स में एंटर करने से रोकने के लिए पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो इसको लेकर ऑलरेडी मैटर उठ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आ चुके हैं। एक केस हुआ था 2013 में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का।
इस केस के अंदर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर हैं, बोला यह गया कि भाई जो भी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से आता है, अगर वो उसके ऊपर में एक अपराध साबित होता है कि हाँ भैया वो मुजरिम पाया गया है, उसने अपराध किया है, और कम से कम मान लो 2 साल की सज़ा मिली है उसे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोस्तों इसको ऐसा कह सकते हो कि वो इस हाउस का जो मेंबर है वो नहीं बन पाएगा। तो कम से कम 2 साल की सज़ा मिली है तो वैसे ही सदस्यता खत्म हो जाएगी। आपको पता होगा राहुल गांधी वाला जो एक मैटर है वो भी हुआ था पिछले साल, है ना, कि क्या सदस्यता खत्म हो गई है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा बहुत रोक लगाने के लिए लॉज हैं। बाकी यहाँ पर एक और केस हुआ था 2018 में, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर बोला गया कि एक व्यक्ति को उसकी मेंबरशिप से ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, केवल और केवल चार्जेस लगा दिए जाए, बस प्रूव ना किया जाए। प्रूव करना भी ज़रूरी है, केवल चार्जेस के बेसिस पर यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। वो भी एक पर्टिकुलर केस के अंदर में जजमेंट आया था। तो ये था दोस्तों कंप्लीट आर्टिकल इस न्यूज़पेपर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और टॉपिक, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने यहाँ पर पब्लिश किया है, यूएन की वेबसाइट से सीधा उठाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर में, ध्यान रखिएगा। तो एक बात हो रही है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन। जो लगातार बिल्डिंग्स बन रही हैं दोस्तों, उन बिल्डिंग्स के बढ़ने की वजह से क्लाइमेट के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको लेकर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आया है, जिसको एनालाइज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न, ये रिपोर्ट क्या है? ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 2024, ये रिपोर्ट का नाम है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, पब्लिश कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि भाई कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो इस रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, और इसने अकेले नहीं किया, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर कुछ और ग्रुप्स के साथ में मिलकर जो है इसको पूरी तरह से पब्लिश किया। किसके साथ में? ग्लोबल एबीसी के साथ में, यानी ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, ये भी एक बॉडी है जिसको 2021 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी उस दौरान यहाँ पे बनाया गया था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर बात करता है कि भाई जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन कितने बड़े लेवल पर हो रहा है, हम एक एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो दोस्तों जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसके अंदर हम डीकार्बनाइजेशन नहीं कर पा रहे, यानी जो कार्बन एमिशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कई सारी समस्याएं, चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है। कई बार जो बिल्डिंग प्रैक्टिसेस है दोस्तों यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, हम लोग यहाँ पे सही मेथड्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ में पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर बात आती है रिकमेंडेशंस की। तो इसी रिपोर्ट ने कुछ राय दी है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें कुछ नियम यहाँ पे डेवलप करने होंगे, कुछ एनर्जी कोड्स बनाने होंगे, किस तरीके से हम क्या प्रोसेस अपना कर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जिससे कोई पोल्यूशन ना हो। दूसरी बात, हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने होंगे, हमें यहाँ पर कुछ सपोर्ट देना होगा, पैसों का इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे कि अगर कोई डीकार्बनाइजेशन के ऊपर फोकस करेगा, यानी पोल्यूशन को कम करने के ऊपर स्पेशल फोकस करेगा, तो उसके बेसिस पर गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी तो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसकी वजह से पूरे दुनिया में 21% तक का एमिशन यानी 21% पोल्यूशन यहीं से आ रहा है। 2022 में जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर, यानी कि जो बिल्डिंग्स है ये रिस्पॉन्सिबल थी 34% ग्लोबल एनर्जी डिमांड के लिए, 37% एनर्जी और प्रोसेस रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के लिए। तो ओवरऑल पोल्यूशंस भी देखोगे, कार्बन एमिशंस देखोगे, तो उसमें ये जो बिल्डिंग्स हैं इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आया है। और इसमें इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया क्या, अगर आप देखोगे जो कार्बन एमिशन है दोस्तों वो 40% के आसपास देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग सेक्टर से। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस पर्टिकुलर सेक्टर को डीकार्बोनाइज करें, यानी पोल्यूशन को रोकें। इसके लिए हम कई सारे एग्रीमेंट्स पहले ही कर चुके हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पता है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें टारगेट है कि भैया हम क्या करेंगे, इस एमिशन को कंट्रोल करके जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करेंगे 2050 तक। इसी प्रकार से कई सारे इनिशिएटिव्स और भी लिए गए हैं ताकि इस बिल्डिंग सेक्टर को कंट्रोल किया जा सके, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर देख पाओगे एक एग्रीमेंट था, डिक्लेरेशन डे शैलियट। तो यहाँ पर ये साइन किया गया था ताकि क्या कर सकें, जो बिल्डिंग सेक्टर है इसमें कुछ बदलाव कर सकें। फिर इसी प्रकार से एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग्स डायरेक्टिव, इसमें भी जीरो एमिशन की बात की गई,
जो 2030 है वहाँ पर नई बिल्डिंग्स में हम लोग जो पोल्यूशन है वो ज़ीरो करेंगे। फिर बिल्डिंग्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव हो गया, ये भी इनिशिएटिव। देन क्लीन हीट फोरम हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि इसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो इनिशिएटिव हैं वो ग्लोबल लेवल के हैं, दुनिया के स्तर पर हैं। क्या इंडिया के खुद के भी अपने खुद इनिशिएटिव हैं जो कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करता है? तो भारत का इनिशिएटिव है फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान। इसको नागपुर में लॉन्च किया गया था। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022, ये भी एनर्जी को बचाने की बात करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फैक्ट्स बहुत सारे हैं प्रीलिम्स के लिए। एक और ज़बरदस्त आर्टिकल, यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इस आर्टिकल में जो मेंशन की गई है वो है दुनिया के सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी समिट के बारे में। तो दुनिया का सबसे पहला एक सम्मेलन हुआ है, वो ब्रसल्स में हुआ है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन डे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भैया बताओ दुनिया का पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट, ये सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रसल्स में हुआ, नाम ध्यान रखिएगा। तो ये जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किसने किया? इस इवेंट को रखा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, साथ ही साथ में बेल्जियम, जहाँ पे ये काम पूरा इवेंट हुआ है। तो IAEA और बेल्जियम दोनों ने मिलकर दोस्तों यहाँ पर इस सम्मेलन को कंडक्ट किया। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयर कर सकें कि न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से बेस्ट हो सकती है। आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से पूरे दुनिया में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो है 25%। ज़्यादातर आपको पता है वैसे बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? कोयले को जलाकर, है ना। लेकिन कोयले को जलाने से ऑब्वियसली पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी चीज़ को टैकल करने के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम किए। तो आज यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके भी काफ़ी बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन कोयला अभी भी कह सकते हो अपने उच्च स्तर पर है। तो इसी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए समिट रखा गया, ये सम्मेलन रखा गया, जिसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ प्रेजेंट थीं। इंडिया भी प्रेजेंट था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और पूरा यूरोपियन यूनियन भी प्रेजेंट था। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा अलग हट के बात करने के लिए, क्योंकि इस इवेंट को जब रखा गया बेल्जियम में तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक बॉडी थी IAEA। क्या है ये? यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। इस बॉडी को बनाया गया था 1957 में। तो सारे डिसीजंस खुद से लेने वाला एक संगठन है जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम में आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको प्रमोट करना, लेकिन सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीसफुल के साथ में, शांतिपूर्वक, क्योंकि यही न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी खतरनाक हो सकती है जब इसका हम एज अ वेपन यूज़ करेंगे। लेकिन इसका सही उपयोग करेंगे तो इससे बहुत सारी एनर्जी भी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो IAEA है दोस्तों, इसके कई सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। इंडिया भी यहाँ पर इसका हिस्सा है। तो IAEA में टोटल 178 मेंबर्स हैं, भारत भी इसका हिस्सा है, मैंने आपको बताया। इनका एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है एटम्स फॉर नेट ज़ीरो करके, और IAEA का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया के वीना में, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, तो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं और इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं। चलिए ये क्या मामला ज़रा डिस्कस करते हैं। तो जब भी बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, तो सबसे पहला अच्छी बात यह है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का एक क्लीन सोर्स है। पोल्यूशन होता है इससे भी, लेकिन पोल्यूशन थोड़ा मिनिमम होता है, कम होता है कोयले के कंपैरिजन में। प्लस इसमें एडवांसमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। प्लस यहाँ पे जैसे अगर हम दूसरे एनर्जीज की बात करेंगे, विंड एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करेंगे, तो वो सोलर एनर्जी सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट करती है ना। जब तक सूरज चमक रहा है तब तक एनर्जी मिल रही है, नहीं चमकेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। बट यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी हमें कंटिन्यूस तरीके से मिल सकती है, तो इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन यहीं पर दोस्तों कुछ चुनौतियाँ भी हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे बड़ी चैलेंज है न्यूक्लियर प्लांट लगाना, और प्लांट लगाने के बाद में दोस्तों प्लांट में कभी डिजास्टर हो सकता है। आपको फुकुशिमा पता होगा, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, खतरनाक। कई बार साइबर अटैक हो सकता है, इसको हैक किया जा सकता है ना। प्लस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने में बहुत सारा पैसा भी लगता है, नो डाउट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आज का सेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत रेलिवेंट है, तो उसके बिल्कुल ना करिएगा। यहाँ पर बात हो रही है एक और, देखो UNDRR, वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। उन्होंने खुद यहाँ पर इस डेटा को पब्लिश किया है। मिस्टर कमल किशोर जो हैं भारत के,
ये दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आ चुके हैं इस बॉडी में, एज ए स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर इनको अपॉइंट करा जा चुका है ना, इसी मिनिस्ट्री के अंदर में या इसी बॉडी में UNDRR में। दैट इज़ वाई आपको इस यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार ये है क्या, क्योंकि इंडिया का जो रोल है इस बॉडी में लगातार इंक्रीज होता चले जा रहा है। वैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि हाँ, ये बॉडी तो यूनाइटेड नेशन की है, लेकिन इसका काम क्या है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जो बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक कहीं पर आ रहा है, भूकंप आ रहा है या फ्लड्स आ रही हैं, तो उसको यहाँ पे और कम करना, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करवाना, उसी के लिए ये बॉडी है। वैसे इस बॉडी को बनाया गया था 1999 में, 1999 में। इसका मिशन क्या है भाई? कहीं पर भी डिजास्टर अगर है तो उस बड़े से डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। और इंडिया इसमें बहुत आगे है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, चाहे दुश्मन हो चाहे हमारा कोई दोस्त हो, हमने सबकी मदद की है। अभी एग्जाम्पल दूंगा बहुत बड़ा आगे। तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स रहा है ग्लोबल क्राइसिस में, वो हमेशा से उच्च लेवल का रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पर इसको प्रेज भी करते हैं। इंडिया एक एथोस को फॉलो करता है जिसको बोलता है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा विश्व दोस्तों एक परिवार है। इस पर्टिकुलर थीम पर इंडिया चलता है आगे। इससे पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया ने चैंपियन ग्रुप्स को भी ज्वाइन किया था, इसी ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप का वो एक हिस्सा है। अब इंडिया का रोल स्पेशली रहा क्या, हमने क्या किया दुनिया में क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए, जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जब जब दोस्तों यहाँ पे जरूरत पड़ी है, जब जब कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, तब तब भारत ने सपोर्ट किया है। एग्जाम्पल टर्की का, पिछले साल आपको पता है टर्की में कितना खतरनाक भूकंप आया था, हजारों लोगों की जान गई थी। तो दोस्तों उस भूकंप के बाद में पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारत ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी मेडिसिन, कई सारी और नेसेसरी आइटम्स को सप्लाई किया। हमने एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन दोस्त। इसी प्रकार से म्यांमार में यहाँ पर एक साइक्लोन आया, मोचा। उस साइक्लोन के दौरान दोस्तों यहाँ पर ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया, लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स है, अफगानिस्तान, यूक्रेन, ऐसी ऐसी जगहों में जहां बहुत सारे डिस्प्यूट रहे, वहां पे हमने गेहूं, चावल, दवाइयां और भी इंपॉर्टेंट सप्लाईज दोस्तों यहां पर भेजी हैं, जैसे आप ये देख पाओगे। फिर अब बात आती है हेल्थ इमरजेंसीज की। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी कोई नहीं भूल सकता भारत के वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव को, जिसने अपने आस पड़ोस के देशों को सबसे पहले ये वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई। फिर स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। अगेन जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, चाहे वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्यों ना हो, ताकि दुनिया भर में जो फूड से इनसिक्योरिटी है, लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, उससे डील करने के लिए इंडिया यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। और वो सब तो साइड में हटाओ, एंटी पायरेसी ऑपरेशन। आपको पता है रिसेंट मैंने अभी एक सेपरेट वीडियो ही बनाया था परसों, भाई इंडियन नेवी ने कह सकते हो पूरे इंडियन ओशन और इंडियन ओशन के साथ साथ अरेबियन सी में अकेले ही पूरी सुरक्षा को संभाल रखा है। अभी रिसेंटली आपको बताओ अरेबियन सी में एक ईरानियन वेसल था, ईरान का जहाज था जिसको सोमालिया के पायरेट्स ने अपने कब्जे में कर रखा था, उसको हमने बचाया। कई पाकिस्तानियों को हमने यहाँ पर बचाया। जब पाकिस्तानियों को बचाया तो पाकिस्तानी यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। तो इस बेसिस पर आप देख पाओगे कि इंडिया ने किस तरीके से सपोर्ट किया है अलग अलग क्राइसिस के दौरान, वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मेंशन किया गया। समझ गए? चलिए आते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। बात हो रही है यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्री कुलेबा, ये न्यू दिल्ली आए इंडिया के साथ में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। लेकिन इसको अगर हम साइड में करें दोस्तों, तो इन्होंने ही यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की एक ऑफिशियल विजिट होती है भारत में और ये डिस्कशंस करते हैं इंडिया के साथ में कई सारे लेवल पर। अब वो डिस्कशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं और दूसरी बात भारत और यूक्रेन के संबंध क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर आपने भारत रशिया, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, इनके रिलेशंस पढ़े होंगे, यही रिसेंटली न्यूज़ में रहे। लेकिन भारत और यूक्रेन के रिलेशंस पढ़ना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो ये फॉरेन मिनिस्टर की विजिट हुई है इस दौरान, इस विजिट का मेन मकसद है कि भाई 2 साल से जो ये चल रहा युद्ध है रशिया यूक्रेन के बीच में, इसको पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पर रुकवाना, कंट्रोल करना। तो यूक्रेन इंडिया से एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि भारत पार्टिसिपेट करेगा इनके पीस समिट में, जिसको होस्ट किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के माध्यम से। उसके अलावा यहाँ पर इस पर्टिकुलर विजिट के अंदर में या जो पूरा इवेंट हुआ था इस दौरान, यहाँ पर दोस्तों 10 पॉइंट्स लेकर आए गए थे, भाई ये पीस फॉर्मूला है, भारत इसको सपोर्ट करे और यहाँ पर इस पूरे युद्ध में एक विराम लगाने का सपोर्ट करता हुआ नजर आए। समझ गए?
तो इस तरीके की जो बातचीत है वो हमने देखी हाल ही में। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट पे अगर देखें तो भारत और यूक्रेन के जो संबंध है, जो पार्टनरशिप है, वो किस लेवल पर है ज़रा ये भी जान लें। क्योंकि अगर हम रशिया से देखें तो रशिया से नो डाउट हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन यूक्रेन से बात करेंगे तो दोस्तों इंडिया जो है वो पहला देश था जिसने यूक्रेन को एक देश की जो मान्यता है वो भी दी थी। व्यापार की बात करेंगे तो यूक्रेन जो है दोस्तों भारत जो है 2020 में यूक्रेन का एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। यूक्रेन बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सपोर्ट किया करता था। कल्चरल टाइज अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जैसे डांस, योगा, फिलोसफी, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअलिटी, इन सब का इम्पैक्ट आपको यूक्रेन में देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। पीपल टू पीपल कनेक्शन यूक्रेन के साथ में काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपको नजर आएगा। जब बात करते हैं एजुकेशन की तो कहीं ना कहीं भारत के लोग, स्पेशली जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जब मेडिकल की पढ़ाई की बात हो रही है दोस्तों, तो कम से कम बहुत सारे बच्चे, लगभग 18,000 से ज़्यादा जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, भारतीय छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन के अंदर में पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की। स्पेशली ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले की बात है, वॉर से पहले की बात है। हो सकता है नंबर अब थोड़ा ऊपर नीचे हो। और इंडिया अगर आप देखोगे इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ पे खड़ा है, भारत क्या चाहता है इस युद्ध से, ज़रा ये भी जान लेते हैं। तो इंडिया पहले ही बोल चुका है, भैया हम एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक यहाँ पर एक बातचीत हो दोनों देशों के बीच में और मामले को यहाँ पर सुलझाया जा सके। और भारत यहाँ पर हमेशा से ही इन दोनों के लिए बोल चुका है, भैया आप जल्द से जल्द कोशिश करो, वॉर को एंड करो। और इसमें हम लोगों ने यूक्रेन को लगातार एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। ये भी आर्टिकल हुआ हमारा खत्म। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अगेन, फिर आज तो यूनाइटेड नेशन की बारिश हुई भी है, तो इनके वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से। तो अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम चर्चा में जिसका नाम है 1MYAC, दैट इज 1 मिलियन यूथ एक्शंस चैलेंज। क्या है ये, आओ ज़रा इसको डिटेल से जानते हैं। प्लस पहले ध्यान रखिएगा, ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज लाया गया है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप के माध्यम से। ये 1MYAC क्या है? ये चैलेंज का जो मेन एम है वो है जो हमारे यूथ है, जो हमारे नौजवान लोग हैं जिनकी उम्र 10 से 30 साल है, उनको एंकरेज किया जा सके कि भैया आप फटाफट कुछ एक्शंस ऐसे उठाओ जिससे हमारा भविष्य, आने वाला भविष्य जो है वो और ज़्यादा सस्टेनेबल हो सके, ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। और इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करना होगा। SDG आपको पता है ना, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि 2030 तक हमें अचीव करने हैं, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, गरीबी को कम करने की बात कर रहे हैं, भुखमरी को कम करने की बात कर रहे हैं। तो यूथ को सामने आना होगा इन आवाज़ को उठाने के लिए, ताकि हम आगे फ्यूचर में चीज़ों को सिक्योर कर सकें। उसको लेकर ये पर्टिकुलर डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों इसी चैलेंज के अंदर में इंक्लूड किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को, जिसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात हुई है। फिर गोल नंबर 12 जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात हुई है। फिर गोल नंबर 15 जहाँ पर लाइफ ऑन लैंड की बात की गई है। देन गोल नंबर 13 जहाँ पे क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। तो ये सारे गोल्स को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाए, लोग जागरूक हों, इन मुद्दों को उठाएं ताकि फ्यूचर सस्टेन बन सके। इसी वजह से यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, भाई हाल ही में 1MYAC चर्चा में था, ये क्या है? ध्यान रखिएगा इसके बारे में, यूथ को एंकरेज करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। सिंपल। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के पोर्टल के बारे में। तो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है जिसमें बताया यह जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है, ई मार्केट प्लेस पोर्टल यानी एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे जो सरकारी मंत्रालय हैं दोस्तों, उनके लिए सारा सामान हम खरीद सकते हैं। तो इस पोर्टल पे अगर आप देखोगे, जो भी हमने कह सकते हो कि व्यापार देखा है या जो भी इस पोर्टल से खरीदारी देखी है, वो 4 ट्रिलियन रुपीस को क्रॉस कर चुकी है। डॉलर नहीं, 4 ट्रिलियन रुपीस को क्रॉस कर चुकी है 2024 के अंदर में। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे खरीदारी हुई है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के वेबसाइट से, वो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है, जिसके बारे में ये चर्चा की गई है। चलिए ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या, जरा ये जान लेते हैं। तो एक ऐसा पोर्टल, एक FC वेबसाइट जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, स्पेशली यहाँ पे मान लो जो हमारा केंद्र सरकार है या राज्य सरकार के मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं
वो सारी चीज़ें यहाँ पे परचेज कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर पोर्टल से। इस पोर्टल को साल 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से। इस पोर्टल के फ़ायदे क्या हैं? तो एडवांटेजेस में पहला फ़ायदा है आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी और अलग अलग कैटेगरीज भी। आराम से यहाँ पर परचेज किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म से। यह प्लेटफॉर्म नए नए आविष्कारों को प्रमोट करने की बात करता है, ऑनलाइन दिक्कतों को सॉल्व करने की सारे सोल्यूशन भी हैं। ठीक है, तो अगर हमारा सरकारी मंत्रालय है कोई, तो उसके लिए कोई भी सामान परचेज कर रहा है तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से परचेज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई ये बात। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के साथ में आप लिंक कर पाओगे और स्पेशली प्लेसेस इन न्यूज़ का टॉपिक भी आप इसमें रख पाओगे। बात हो रही है जितने भी हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, कुछ प्रोमिनेंट जियोलॉजिस्ट ने भी यहाँ पर एक फॉल्ट देखा है जिसकी वजह से दुनिया का छठा एक ओशन बनने को तैयार है। वो तो आपको पता ही है, अफ्रीका के अंदर में, जिसको हमने नाम दिया एक एफआर ट्रायंगल, है ना भाई। अफ्रीका में क्या हो रहा है, एक दरार पड़ती चली जा रही है और वो दरार कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बांटती चली जा रही है। तो जैसे यहाँ पर हमारे 5 समुद्र आपको देखने को मिलते हैं, तो एक छठा समुद्र भी पैदा हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल से। फिलहाल ये अफर ट्रायंगल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई। अफर ट्रायंगल के बारे में बहुत कम न्यूज़ में रहता है ये। तो जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन किया है कि एक नया समुद्र हमको आने वाले कुछ मिलियन ईयर्स में, अब मिलियन ईयर्स में यानी हम जिंदा नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, बहुत समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी दरार आनी शुरू हो गई है। दरारें गहरी होती चली जा रही हैं, जिसको नाम दिया गया है अफर ट्रायंगल। तो ये जो अफर ट्रायंगल है दोस्तों, ये अगर आप देखोगे तो हमारा ग्रेट रिफ्ट वैली के नॉर्थ मोस्ट पोर्शन पर नज़र आएगा। अगर हम जूम करके इस चीज़ को देखें तो ये वो ट्रायंगल है। अफर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इस वाले पर्टिकुलर ट्रायंगल को ध्यान रखिएगा। ये वाला हिस्सा, ये भी यहाँ पर यहीं से क्रैक्स आपको कई सारे डेवलप होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये हिस्सा है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसी को अफर ट्रायंगल का नाम दिया गया है। एक मोस्ट जियोलॉजिकल एक्टिव रीजन है। यहीं पर आपको नूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट्स मिलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि ये कौन सी प्लेट्स है, बात हो रही है टेक्टोनिक प्लेट्स की। भाई ये वाली प्लेट आप देख पाओगे तो ये नूबियन प्लेट हो गई, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर अरेबियन प्लेट हो गई और नीचे यहाँ पर आपको सोमाली प्लेट देखने को मिलेगी। तीनों प्लेटें आपस में यहाँ पर मिलती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तीनों प्लेट्स यहाँ पर कॉन्वर्ज करती हैं यानी मिलती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। इसी एरिया को देखोगे तो यहाँ पर एरिट्रिया, जिबूटी और इथियोपिया 3 कंट्रीज नजर आएंगी। ये हो गया एरिट्रिया, ये हो गया जिबूटी, ये हो गया इथियोपिया, और यहीं पर ये ट्रायंगल बनता है जिसको बोलते हैं अफर ट्रायंगल। तो क्वेश्चन बन सकता है अफर ट्रायंगल के आसपास कौन कौन सी 3 कंट्रीज हैं। नाम ध्यान रखिएगा, ये तीनों कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से गुजरने वाली एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है अवश रिवर। तो अवश रिवर एक मेन नदी है जो कि इस अफर ट्रायंगल से गुजरती है। तो ये भी एक बेसिक सी चीज़ है, कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए, और ये टॉपिक जो हो रहा है, ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली द हिंदू में ही पब्लिश हुआ है, आर्टिकल नहीं लगा पाया हूँ। बात हो रही है थोलू बोमोलाता की। तो ये थोलू बोमोलाता क्या है, अब पढ़ें इससे पहले मैं आपको बताऊं, जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाओगे। हुआ यह है, जो संगीत नाटक अकेडमी है, इन्होंने यहाँ पर एक नए प्रकार का, मतलब है तो हमारा ये बहुत पहले से थिएटर परफॉर्मेंस, जैसे होता है ना पपेट से इस तरीके से एक परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, ये भी उस प्रकार का एक परफॉर्मेंस है, लेकिन इसको अभी धीरे धीरे करके रिवाइव किया जा रहा है, जो कि ख़त्म होने वाला है। लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसको और जान दी जा रही है, जिस वजह से चर्चा में है। तो समझेंगे थोलू बोमोलाता एग्जैक्टली क्या है। तो थोलू बोमोलाता में क्या होता है, 2 इस तरीके की जो गुड़ियाँ हैं दोस्तों वो तैयार की जाती हैं, डॉल्स तैयार की जाती हैं, और वो डॉल्स लेदर की होती हैं, और फिर उनसे पूरा का पूरा ये परफॉर्मेंस डांस वगैरह दिखाया जाता है। और ये जो पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस है दोस्तों, ये ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है आंध्र प्रदेश के गोदावरी रीजन में। और जो डॉल्स वगैरह बनाई जाती है, जैसे मैंने बोला लेदर से बनाई जाती हैं, तो एनिमल की स्किन से दोस्तों यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है और फिर छोटे से स्क्रीन पर यहाँ पर ये प्ले करके दिखाया जाता है। ठीक है, उस स्क्रीन कैरेक्टर्स में एनिमल, बर्ड्स, गॉड्स, डिमॉन्स, इन सब को शो किया जाता है। ज़्यादातर थीम्स जो है रामायण, महाभारत, इस प्रकार की थीम्स रहती हैं। फिर इन सब को इस तरीके से शो जो है बेसिकली दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है थोलू बोमोलाता को लेकर, क्या है थोलू बोमोलाता, ध्यान रखिएगा, एक एंशिएंट थिएटर परफॉर्मेंस है। कहाँ पे ज़्यादातर परफॉर्म होता है, आंध्र प्रदेश के गोदावरी रीजन में। ठीक है, चलिए आगे आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एक शॉर्ट न्यूज़ है, वेरी शॉर्ट न्यूज़ भी बोल सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में।
तो जो हमारा ये जो दुनिया का कोर्ट है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन्होंने इजराइल को ऑर्डर दिया है कि भाई गाज़ा पट्टी में जो भुखमरी चल रही है उसको लेकर कुछ एक्शन लिया जाए। जिस बेसिस पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाता है दोस्तों। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब बात करते हैं तो ये हमारे यूनाइटेड नेशन का ही एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। आपको पता है ना, टोटल 6 यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन है जिसमें से एक आईसीजे है। इसको बनाया गया था 1945 में यूएन के चार्टर के माध्यम से। इसका हेडक्वार्टर है नेदरलैंड के अंदर हेग में। ठीक है, ये हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा। और इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं जिनको 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। लेकिन 9 साल के लिए इलेक्ट करता कौन है? वो करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये उसकी बात हो गई कॉम्पोजिशन की। अब भैया इतना बड़ा कोर्ट है, दुनिया का कोर्ट कहलाता है, तो इसमें कौन सी भाषा इस्तेमाल होती हैं? लैंग्वेजेस में दोस्तों इंग्लिश और फ्रेंच का यूज़ किया जाता है। रोल की बात करेंगे तो जो भी इंटरनेशनल मुद्दे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर 2 कंट्रीज़ के आपस की लड़ाई या डिस्प्यूट्स हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करना, उनको सुलझाना, अपने एडवाइस देना, वो बेसिकली एक मेन रोल हमको देखने को मिलता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अब आईसीजे जो अपना जजमेंट दे देता है, वो जजमेंट सभी पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है, उनको वो जजमेंट मानना ही पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आईसीजे के बारे में कुछ स्पेशल डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। चलिए, एक और टॉपिक ये भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है जहां पे बात होगी, और ये जीएस पेपर नंबर 3 अगेन डिफेंस एंड सिक्योरिटी से पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। बात हो रही है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के बारे में। तो तेजस MK-1A दोस्तों अभी अपना जो मेडन फ्लाइट है वो कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली बेंगलुरु में, जिस वजह से ये चर्चा में है। और ऐसे वेपन्स को लेकर अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A इसका नाम है। ये क्या है? ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अब ये लड़ाकू हवाई जहाज आपको जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। इसने अपनी एक पूरी फ्लाइट कंप्लीट की है बेंगलुरु में, सबसे पहली फ्लाइट थी ये। अब ज़रा इस तेजस मार्क 1A के बारे में कुछ फीचर्स जान लो भैया, इंपॉर्टेंट है। इस पूरे फाइटर क्राफ्ट को डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, और ये जो पूरा फाइटर क्राफ्ट है दोस्तों, ये LCA MK-1 का एक एडवांस वेरिएंट है। एक और एडवांस वेरिएंट यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी है इसका वेरिएंट। तो एक और नया वेरिएंट तैयार किया गया है। इसमें फीचर्स क्या है? हाई परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले ऐड किया गया है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे है, रडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ या नए फीचर्स यहाँ पर आपको ऐड होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है, देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का यहाँ पर टॉपिक है पूरा। इन्होंने एक टॉपिक के बारे में बात की है, इसका नाम है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, अभी हम जानेंगे ये CETP प्रोग्राम है क्या, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अभी यहाँ पर इस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया है। पूरे साल की रिपोर्ट है 2023 की। ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करने वाली बॉडी कौन सी है? IEA। अब सवाल यह है कि ये CETP यानी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम है क्या, जिसको लेकर पूरी रिपोर्ट आई है। दोस्तों, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था साल 2017 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के माध्यम से। और ये कह सकते हो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मेन मकसद है दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ना। कैसे? जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से उसको प्रमोट करके भाई क्या क्या नई नई चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से कह सकते हो कि प्योर एनर्जी के तरीके हो सकते हैं जिसका यूज़ करके हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। नाउ इसी प्रोग्राम के अंदर में जो IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये टेक्निकल असिस्टेंस, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उससे बिल्कुल मेल खाता है कि भाई पोल्यूशन रोकना, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना। एनीवे, चलिए आते हैं उसके बाद में एक और टॉपिक पर। नाउ फाइनली, जितनी भी हमारी शॉर्ट न्यूज़ और वेरी शॉर्ट न्यूज़ थी और उसमें थोड़ी लंबी न्यूज़, सबको एक साथ हमने कवर कर लिया, मज़ा आया। अब दोस्तों बात हो रही है एडिटोरियल की। अब आज का न्यूज़पेपर उठाओ और द हिंदू में एडिटोरियल खोजो, एक लौता एडिटोरियल मिलेगा जो काम का है हमारे लिए। वो ये है, यहाँ पर जो राइटर हैं अतनु बिस्वास जी, इनका कहना यह है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
जो इलेक्शंस में यूज हो रहा है वो अच्छा तरीका भी है और गलत तरीका भी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है भैया, इसका इलेक्शंस में कितना असर या कितना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो हमारे लिए जानना है। बाकी आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ और टॉपिक जो मैंने अभी डिस्कस किए। बाकी कच्चा तीवू का एक इशू है दोस्तों, कच्चा तीवू का इशू मैं आपके साथ में कल क्लियर करूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे इस वाले एडिटोरियल को कवर करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है, इसका जो उपयोग है इलेक्शंस में, वो इंक्रीज होता चले जा रहा है। तो जिसको लेकर ये पूरा एडिटोरियल राइटर ने लिखा है। अब राइटर ये बोलते हैं, पहले ये बताओ भैया, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, है ना, लोकसभा के इलेक्शंस, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है? तो पहला, अच्छे रोल की बात करेंगे तो इससे क्या होगा, जो वोटर का बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, इसके अंदर में ये पोटेंशियल है भाई किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सके, वोटर के डिसीजन मेकिंग को, इलेक्शन में लोगों का डिसीजन मेकिंग चेंज किया जा सकता है, लोगों की सोच बदली जा सकती है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कहोगे कैसी सोच? पहली बात, इस टेक्नोलॉजी से एक खतरनाक चीज होगी भाई, डिसइंफॉर्मेशन फैल सकता है। सबसे पहली बात भाई, ऐसे कई सारे केस हुए हैं भैया, कोई और व्यक्ति स्पीच दे रहा है, उसकी शक्ल को काट के किसी और की शक्ल लगा दी, आवाज चेंज कर दी। तो ये सब कुछ हो तो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऐसे अर्जेंटीना में देखा, इंडिया में देखा, स्लोवाकिया में देखा, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा इलेक्शन पर। तो दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे हम एडिटिंग कर रहे हैं, खतरनाक डीप फेक्स क्रिएट करे जा रहे हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी की आवाज़ के कितने सारे गाने चले। तो ये जो एआई है ये कहीं ना कहीं डिसइंफॉर्मेशन फैला सकती है। तो लोगों, अगर डिसइंफॉर्मेशन फैल जाएगा, किसी और की स्पीच पे किसी और का फोटो लगाकर इस तरीके का यहाँ पर वायरल कर दिया जाए, तो लोगों का डिसीजन मेकिंग चेंज होगा या नहीं होगा? बहुत से लोगों का होगा, लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा एआई का वो है एम्पलीफाइंग फॉल्सहुड्स, यानी यही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये गलत चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा दे सकती है ना। सिंपल सी बात है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन को फैला सकती है। ये जो एआई सिस्टम है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इलेक्शंस में मैनिपुलेशन कर सकती है, फालतू के चेंजेस यहाँ पर कर सकती है। अब राइटर ने यहाँ पर यही समझाया कि भैया एआई को लेकर सबसे पहली चीज़ चिंता का विषय क्या है, क्या आखिरकार हमारे पास में कंसर्न्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चिंता है भैया, इससे डेमोक्रेसी के ऊपर असर पड़ेगा, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, लोगों को पसंद है कोई सरकार तो लोग वोट देकर वापस से उस सरकार को बनाकर लेकर आएंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी है दोस्तों, इसकी जो सक्षमता है वह है यहाँ पर फॉल्सहुड्स को क्रिएट करना। इसमें एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, गलत इन्फॉर्मेशन फैला सकता है, जिससे डेमोक्रेसी के ऊपर में सीधा एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। समझ गए? एक इंसान के ऊपर जो विश्वास लोगों ने बनाया है वो विश्वास एकदम से खराब हो सकता है, रिलायबिलिटी के ऊपर असर पड़ सकता है। एक इंसान की जो छवि है, जो इमेज है, वो पूरी तरह से बेकार की जा सकती है एआई के माध्यम से। फिर ऐसा यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देखते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को मिसलीड किया जा सकता है। समझ गए? तो ये इसके कंसर्न्स हैं। राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि कैसे इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अप्रोच करना चाहिए, कैसे हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। तो पहली चीज़ एक्सरसाइज कॉशन, यानी कि हमें थोड़ा सा सतर्कता बनाने के रखनी होगी, ठीक है। इंडिया को यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ में, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ में। उसके लिए राइटर बोलते हैं हमारे पास में रेगुलेटरी मेजर्स होना भी ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करो भैया, कुछ प्रॉपर रूल्स, कुछ रेगुलेशंस आप लागू कर सकते हो, जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट है इलेक्शंस के ऊपर में उसको रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपने डेमोक्रेसी को यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है अवेयरनेस ऑफ रिस्क। जो भी हमारे लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो यहाँ पर अलग अलग नीतियाँ बना रहे हैं, उनको भी यहाँ पे हमें जागरूक करना होगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क के बारे में, इससे फैलने वाली डिसइंफॉर्मेशन के बारे में। फिर उसके बाद में जो ये बेनिफिट्स और थ्रेट्स, इसको बैलेंस भी करना होगा। नो डाउट एआई के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन वो जो बेनिफिट्स हैं, उस बेनिफिट्स से ज़्यादा कहीं नुकसान ना हो जाए। हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस कर कर चलना होगा, जिससे यहाँ पर मिसलीडिंग और कह सकते हो कि डिसइंफॉर्मेशन या हार्मफुल कंटेंट का क्रिएशन ना हो सके। वो यहाँ पर राइटर ने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। समझ गए दोस्तों? तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसको ध्यान में रख सकते हो। नाउ अगला एडिटोरियल हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो प्रॉपर चीज़ें अब इस पर वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क वगैरह लगा सकते हो।
जो हमारे राइटर हैं इन्होंने बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है, दीक्षा सोमानी ने। ये मैं आपको बताऊँ एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में हमारे अवेयरनेस, जर्नल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर ने यहाँ पर मुद्दा उठाया है कि कैसे हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया के खतरे से बचाकर रख सकते हैं, और ये सोशल मीडिया का खतरा बच्चों के ऊपर किस तरीके से मंडरा रहा है उसको लेकर कुछ स्टार्ट दिया। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसका यूज़ हम एसए में कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एथिक्स में कर सकते हैं, सभी जगह पर इसका यूज़ होता है, इवन इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक ऐसा टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट तो है, इसको मैं पूरे वाइड पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूंगा, हर एक चीज़ यहाँ पर इसमें बताने की कोशिश करूंगा A to Z। चलिए पहले यहाँ पर बात करते हैं सोशल मीडिया का जो यूज़ हो रहा है, जो बच्चे आजकल इस चपेट में आ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया है क्या भाई? सोशल मीडिया एक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा जहाँ पे लोग अपनी आईडीज बना रहे हैं, प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, यही सब चीज़ें तो हैं। अब इसको लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स आए, और ये स्टैटिस्टिक्स कोई फेक नहीं है, यूनाइटेड नेशन का डेटा है। यूनाइटेड नेशन के डेटा के अकॉर्डिंग जो यंग पीपल है, जो नौजवान लोग हैं दोस्तों, आज के समय पर अगर आप देखोगे 79% ऐसे लोग जिनकी उम्र 15 से 24 साल है वो ऑनलाइन देखने को मिलेंगे 2023 के अंदर में। तो 2023 में मतलब 70-80% जो बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। और इस पूरे दुनिया में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अगर आप देखोगे वो ज़्यादा प्रेजेंट हैं, और बच्चों में छोटे बच्चे भी प्रेजेंट हैं। आपके घर में कोई छोटा बेबी भी होगा दोस्तों, तो आपको पता है उसे चुप कैसे कराना है। कैसे कराना है भाई? मोबाइल में यूट्यूब स्टार्ट करके दे दो, और मतलब स्टार्ट करके दे भी दोगे तो अपने आप सेट कर लेगा क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। सबके साथ हो रहा है, हमारे घर में भी ऐसा यहाँ पर एक सिचुएशन देखने को मिलता है, सभी जगह पर ऐसे देखने को मिलता है आजकल, तो ऐसा ही हो चुका है ना। बट ये चीज़ें गलत हैं, हमें इसमें बदलाव करने होंगे। अभी देखो एक रिपोर्ट आती है, सर्वे आता है, जिसमें यहाँ पर यह बोला गया इंडिया में स्पेशली यहाँ पर शहर वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान लोग हैं, वो अपना मैक्सिमम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा समय इंटरनेट पर व्यस्त कर रहे हैं। और ये सही बात है दोस्तों, ये आप भी देख पा रहे होंगे। अब जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, एस्पिरेंट है, जैसे मैं यहाँ पर कभी कभी गाइड भी करता हूँ भाई मोबाइल का एडिक्शन किस तरीके से छोड़ा जा सकता है अगर मोबाइल की ज़्यादा लत है। तो मोबाइल जितना आपसे ज़्यादा दूर रहेगा दोस्तों उतना ज़्यादा खुश आप रहोगे। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि इंसान बोर नहीं होना चाहता। आप 10 मिनट बैठ पाओगे ऐसे और बराबर में फ़ोन रखा होगा, कभी बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे भाई। तुरंत यहाँ पर हाथ जाएगा फ़ोन की तरफ चलाना शुरू, और चलाते चलाते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल रहा है। इस तरीके से टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों को। अपनी जो एनर्जी वो किसी और चीज़ में लगा सकते हैं, वही एनर्जी वो यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। अब यही ट्रेंड जो है दोस्तों, यही ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का 9 से 18 तक के बच्चों तक भी पहुंच जा चुका है, इनसे छोटे बच्चों तक भी पहुंच जा चुका है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट ने बताया 90 से ज़्यादा जो टीनेजर्स हैं, है ना, 90 से ज़्यादा तो टीनेजर्स हैं, 11 से लेकर 19 साल के बच्चे, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का 90% से ज़्यादा। तो यानी कि जो ये सोशल मीडिया का एक्सपोजर है बच्चों तक ये पहुंच चुका है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? पहली बार पेरेंटल एक्सपोजर भी आपको देखने को मिलेगा। कई बार जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया के कांटेक्ट में आए हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, अब पेरेंट्स यूज़ कर रहे होंगे जिस बेसिस पर बच्चा भी आया, हो सकता है यहाँ पर स्टार्टिंग हुई, धीरे धीरे करके वो एडिक्ट हो गया। बाद में एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया दोस्तों सभी लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट बन चुका है, एक मीडियम ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। लेकिन एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट क्या दिन भर चाहिए हमें, साल भर चाहिए हमें? नहीं, कभी कभी के लिए चाहिए होता है ना। बट हम क्या कर रहे हैं, पूरा एनर्जी यहीं पर लगा दे रहे हैं। तीसरी चीज़ बोर्डम। मॉडर्न सोसाइटी अगर आप देखोगे दोस्तों, वहाँ पे लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं कम। स्पेशली बच्चे को भी अगर आप देखोगे तो उसे बाहर जाना आज पसंद नहीं है, या फिर हम लोग जब पहले के टाइम की बात करें तो हम बाहर ही ज़्यादा खेलते थे। फ़ोन वगैरह के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, बस खाली फैमिली में फ़ोन होते थे, वो भी कीपैड वाले, है ना, जिससे कभी बातचीत हो जाती थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जब स्मार्टफोन्स आए, टच वाले फ़ोन यहाँ पर मिलने शुरू हुए, तब भी उस समय पर भी दोस्तों डेटा बहुत कम हुआ करता था। मतलब पूरे महीने का 1 GB का डेटा हुआ करता था। पूरे महीने में यहाँ पर 1 GB रिचार्ज करवाओ और उस 1 GB में बचता भी था। पूरे महीने में वो 700-800 MB खर्च होती थी, ऐसा रहता था। बट सिचुएशन आज पूरी डिफरेंट है। मॉडर्न सोसाइटी में लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं पूरी तरह से कम।
छोटे छोटे बच्चे भी उनके हाथ में सोशल मीडिया कह रहा हूँ, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उस पर वो स्क्रॉल कर रहे हैं लगातार ताकि बोर ना होए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये सब चीज़ों के पीछे का रीज़न है डिजिटल डिवाइस को एक्सेस करना आज बहुत आसान है। इंटरनेट इंडिया में ऑलरेडी बहुत सस्ता है, हर चीज़ यहाँ पर उसको आप एक्सेस हो पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सेस मिलेगा तो यूज़ करेंगे, जब एक्सेस ही नहीं होगा तो इंसान कैसे यूज़ करेगा। बट प्रॉब्लम तो यही है ना कि ये जो ट्रेंड है यहाँ पर आप देख पाओगे एडिक्शन जो बढ़ रहा है उसके पीछे का रीज़न है एक्सेस मिल पाना। आसानी से मोबाइल है, आसानी से इंटरनेट मिल रहा है और इंटरनेट भी भरपूर मात्रा में मिल रहा है। अब तो लोग वाईफाई के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिससे अनलिमिटेड इंटरनेट कितना भी चलाओ। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई हैं, अचानक से नहीं हुई हैं। अचानक से होने के पीछे का एक रीज़न भी है, वो है कोविड-19 का समय, है ना भाई। कोविड-19 से पहले भी चलो सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन जैसे ही कोरोना शुरू हुआ लोग सब घर में बैठे रहे, वर्क फ्रॉम होम करते रहे, तो दोस्तों इस पैंडेमिक पीरियड में ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ हुआ, ज़्यादा यहाँ पर डिवाइसेस का यूज़ होने लगा। लॉकडाउन के अंदर में इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर कई सारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ किए जिनको पहले मिला भी नहीं था। सिचुएशन पूरी बदल गई। अब यहीं पर राइटर ने बात की है आखिरकार ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे जो सोशल मीडिया है ये बच्चों में इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें कारण क्या क्या है। पहला कारण यहाँ पर जो बच्चे हैं दोस्तों वो अक्सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, दोस्तों के साथ में कनेक्ट करने के लिए, है ना। सोशल मीडिया पर आने के लिए, है ना, वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए। दूसरा एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों मैंने जैसे बोला बहुत सारा कंटेंट प्रेजेंट है, इतना वीडियोस प्रेजेंट है। यूट्यूब पर भी अगर आप एक टॉपिक सर्च करोगे उसके 1000 वीडियोस मिलेंगे। गेम्स प्रेजेंट हैं, गेम्स में लगे हुए हैं, और भी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो चिल्ड्रन हैं दोस्तों, जो ये बच्चे आपको देखने को मिलेंगे स्पेशली, ये एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए भी दोस्तों अवेलेबल है। एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन इनके हाथ में है। तीसरा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। होता क्या है, कई सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसलिए आ गए कि भाई यहाँ पर उनको एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। बच्चे इन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं एजुकेशनल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीरियसली, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और आप फ़ायदे गिनोगे वो भी अनगिनत हैं, नुकसान भी अनगिनत हैं। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हो। आप उससे कुछ अच्छी चीज़ सीख सकते हो, अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो जो कि आपको आगे इस्तेमाल करेगा, आपको ज़्यादा अर्न करने में हेल्प करेगा। वहीं पर आप सीधा टाइम वेस्ट कर सकते हो, हंस सकते हो कॉमेडी देखकर इधर उधर, जहाँ पे केवल टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ सीखा नहीं आपने जिसका कुछ लाइफ में ऐड नहीं हुआ। समझ गए। तो ये भी यहाँ पर एक चीज़ है। दूसरा है पेरेंटल इन्फ्लुएंस एंड परमिशन। जैसे मैंने बोला कई सारे केसेस में जो बच्चे हैं उनको सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला है, अपने पेरेंट्स के परमिशन से पेरेंट्स ने भी यहाँ पे अलाउ किया, जिस बेसिस पर ये काम हुआ। फिर एक चीज़ है इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल कल्चर। डिजिटल एज तेज़ी से बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, समय के साथ में अपडेट होना भी ज़रूरी है। तो बच्चे भी यहाँ पर डिजिटल कल्चर में आ रहे हैं। स्मार्टफोन स्टार्ट हो चुके हैं, टैबलेट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। इवन आजकल हर चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल रही है। तो सवाल ये है कि क्या बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने तो ऐसा नहीं बोला है बिल्कुल यूज़ मत करो, यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर हम डिस्कस करें कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पर क्या देखने को मिलते हैं, तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिटिकल थिंकिंग। कई सारे केसेस में कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है ना। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेट। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, एक दूसरे के साथ में थोड़ा खुलने का मौका मिलता है, नॉलेज को बिल्डअप करने का मौका मिलता है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर आता है मेंटेन रिलेशन। सोशल मीडिया यहाँ पर हेल्प करता है दोस्तों के साथ में अपने संबंधों को और मजबूत मेंटेन करने के लिए, जो कि बहुत दूर रह रहे हैं। फिर डेवलप द आर्ट ऑफ लर्निंग। सोशल मीडिया हमारी मदद करता है, हम लोगों की मदद करता है, स्पेशली जो चीज़ें सीखने की आदत है तो उसको और डेवलप करने में। इस डिजिटल एज में लोग सीख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी। इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं, ठीक है, जो ये गलत चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको भी यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। अब यहीं पर कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। कुछ यहाँ पर
बुरे असर। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहली चीज़ आती है वॉयलेंस। भाई सोशल मीडिया पर आजकल तो आपको पता ही है, आपने यूट्यूब पर पहले देखा कितनी कंट्रोवर्सीज ये सारी चीज़ चल रही हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये सब चीज़ें कर क्या रही हैं? वॉयलेंस को ही तो प्रमोट कर रही हैं, लोगों को और ज़्यादा अग्रेसिव तो बना रही हैं। भाई यूथ को क्या सिखा रही हैं? लड़ना, आपस में भिड़ना, डिस्क्रिमिनेशन करना, वही सब चीज़ें तो हो रही हैं। ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। और हो क्या रहा है? यही कंटेंट ज़्यादा चल रहा है आजकल, यही कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट यह है कि लोगों में अग्रेशन भरपूर मात्रा में आ रहा है। और हमने एक रिपोर्ट, एक सर्वे हुआ है इस मुंबई और गुड़गांव के स्कूल में, जहां पे पाया गया बच्चों में अग्रेशन इंक्रीज हुआ है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से। यहीं पर एक और सबसे बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो है साइबर बुलिंग। कभी कभी यहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, वो साइबर बुलिंग का भी यहाँ पर एक शिकार बन जाती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से यहाँ पर उनको फंसा लिया जाता है इन सब केसेस के अंदर में। और साइबर बुलिंग के केसेस दोस्तों पिछले कुछ समय पर काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। फिर बात आती है पोर्नोग्राफी। हाँ, ये भी एक मेजर मुद्दा है यार। सोशल मीडिया की वजह से लोग यहाँ पर इधर उधर घूमते घूमते भटकते भटकते क्या होता है, उनका जो माइंड है, या आपस से पता चलते चलते सीधा पोर्नोग्राफिक मटेरियल की तरफ अडिक्ट होता है, और वो सीधा सीधा यहाँ पर पोर्न के प्रति अडिक्ट हो जाते हैं। और पोर्न के प्रति अडिक्ट होना मतलब अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह करना। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो लोगों की एकेडमिक लाइफ है वो भी पूरी तरह से अफेक्ट हो जाती है। फिर एक है इलीगल बेटिंग। सोशल मीडिया पर आपको अलग अलग तरीके से अवैध तरीके के एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, और आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, भैया यहाँ पर सट्टा लगाओ। मैं यही कहूँगा, सीधा सट्टा लगाने के लिए बोला जा रहा है। भाई इस गेम में पैसा लगाओ, उस गेम में पैसा लगाओ, जीतो तो ठीक है, हारो तो फिर वो खतरनाक है आपके लिए। एक बार जीत गए, थोड़ा और लगाओगे, और ज़्यादा लगाओगे तो ये चीज़ें खतरनाक हो जाती हैं। फिर तीसरी चीज़ है मेंटल इंस्टेबिलिटी। इस सोशल मीडिया कंटेंट ने दोस्तों कई बार लोगों का जो मेंटल पीस है उसको छीन लिया है। ये सही बात भी है। प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ चुकी है, थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ चुकी है फालतू की चीज़ों में। और लोगों की यहाँ पर जो ज़्यादा इन्वॉल्व है उसकी क्रिएटिव थिंकिंग कम भी हो रही है, और ये फालतू की चीज़ें दिमाग में भर रही हैं, और दिमाग उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस भी कर रहा है। समझ गए? तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। गलत खबर और गलत अफवाहों की वजह से लोगों का जो ब्रेन वॉश है वो किया जाता है। प्रोपोगेंडाज यहाँ पर चला रहे होते हैं, लोगों का जो माइंड है वो वॉश कर दिया जाएगा, अपने बातों में फंसाया जाएगा, ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन कर करके आजकल बहुत हो रहा है। फिर है इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है दोस्तों, कई सारे केसेस में अगर आप देखोगे, ये लोगों के हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इससे मेमोरी इश्यूज़, सर में दर्द, आंखें कमज़ोर, स्ट्रेस, थकान, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक इंसान को गुजरना पड़ रहा है। तो एट द लास्ट राइटर का कंक्लूजन यही है कि भैया ये एक ऐसी चीज़ है जिसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। चलिए अब आता है यूपीएससी के 2021 के प्रश्न पर। प्रश्न ये था कि बताओ भैया इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला सही है, जो अजंता केव्स हैं वो वाघोरा नदी के किनारे यहाँ पर लोकेटेड हैं, स्पेशली गॉर्ज वाले रीजन में यानी घाटी पर लोकेटेड हैं। तो ये वाला पहला वाला इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।